हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और आज मैं द स्पीयर मूवी के एक्सप्लेनेशन के बाद एक और अंडर वाटर शूटिंग और बेस्ट विजुअल इफेक्ट के लिए एकेडमी अवार्ड विनर मूवी द एबियस एक्सप्लेन करूंगा, जिसे 1989 में रिलीज़ किया गया था। और अगर आप हमारी स्पीयर मूवी की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, मूवी शुरू होती है यूएस के मोंटाना सबमरीन से, जो पूरी तरह से न्यूक्लियर वेपन से लैस होता है। वो आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी अचानक कोई अनआइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट उनके रडार पर डिटेक्ट होता है। इसकी गति किसी आम सबमरीन से कहीं ज़्यादा तेज होती है। और सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि उससे इंजन रिएक्टर की कोई भी आवाज़ नहीं आती है। और अब सबमरीन की रिसर्चर टीम जांच के इरादे से उसकी तरफ बढ़ते हैं। और तभी अचानक उसकी रफ्तार और भी ज़्यादा तेज हो जाती है और वो उनके सबमरीन से कहीं दूर निकल जाता है। अब वो लोग उसका पीछा कर ही रहे होते हैं कि अचानक वो चीज़ उनकी शिप की तरफ वापस आने लगता है। और जैसे ही वो उनके सबमरीन के ऊपर से गुजरता है, उनका पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम शट डाउन हो जाता है और वो ऑब्जेक्ट दूर कहीं जाकर के गायब हो जाता है। और अब सबमरीन का पावर जाने की वजह से सबमरीन समुद्र के डीपेस्ट गहराई में गिरने लगता है। और तभी अचानक उनके सबमरीन का पावर लौट आता है। तब तक बहुत देर हो चुका होता है, क्योंकि तब तक सबमरीन एक ठोस चट्टान से टकरा जाती है और उनके मेन सिस्टम में पानी भरने लगता है। और सबमरीन तेजी से समुद्र के डीपेस्ट गहराई में गिरने लगता है। पर इससे पहले सबमरीन का कैप्टन सबमरीन के सही जगह डूबने के लोकेशन का पता इमरजेंसी बीकन द्वारा लॉन्च कर देता है। और अब अगले ही सीन में हम देखते हैं कि यूएस नेवी के लोग उस सबमरीन को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। इतना कम नहीं था कि समुद्र की सतह पर तेजी से एक बहुत बड़ा तूफान आ जाता है। और अब ये तूफान बिना वार्निंग के कहां से आया, इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। और अब उन्हें सबमरीन के डूबने का सही कारण पता नहीं होता है, इसीलिए वो लोग रशिया पे शक करने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने थोड़ी देर पहले रशिया की अटैक शिप रडार पर डिटेक्ट की थी, जिससे वो ये दावा करते हैं कि वो लोग उस न्यूक्लियर वेपन को लूटने की फिराक में हैं, जिसकी वजह से वो लोग जल्द से जल्द उस न्यूक्लियर वेपन को रिकवर करना चाहते हैं। और अब वो लोग अपने रेस्क्यू टीम के आने का वेट नहीं कर सकते, इसीलिए वो लोग नज़दीक ही स्थित एक प्राइवेट ऑयल विक कंपनी के शिप की मदद लेने की तय करते हैं, क्योंकि उनके पास एक परफेक्ट ऑयल विक प्लेटफॉर्म होता है जिसे वो एज अ बेस स्टेशन की तरह यूज़ कर सकते हैं। दरअसल ये प्लेटफॉर्म एक एक्सपेरिमेंटल मशीन है जिसे ऑयल की खोज में खुदाई करने के लिए बनाया गया है, जिसे यूएस की बेस्ट इंजीनियर लिंसी ने डिज़ाइन किया है। और उनका ये प्लेटफॉर्म उनके मेन जहाज़ से क्रेन के केबल द्वारा कनेक्टेड होता है। और अब उनकी पूरी टीम इस मिशन को अंजाम देने के लिए तैयार होती है, पर लिंसी इसके लिए तैयार नहीं होती है, क्योंकि वो अपने मशीन को खतरे में नहीं डाल सकती। पर वो चाहते हुए भी नहीं मना कर पाती, क्योंकि उनके बॉस ने ही ये अलाउ किया होता है। इसीलिए वो खुद ही इस पूरे मिशन को लीड करने के लिए तैयार हो जाती है। और अब लिंसी अपने आधुनिक मशीनों से लैस नेवी के सबसे ऑनेस्ट टीम सील के साथ मिलकर के बचे हुए लोगों को रेस्क्यू करने के लिए निकल पड़ती है। पर नेवी की टीम लिंसी के टीम से एक टॉप सीक्रेट बात छुपाई होती है, जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। और अब मिशन पे जाने से पहले उनके बॉडी प्रेशर को कॉम्प्रेस किया जाता है, ताकि उनका शरीर समुद्र के भयंकर वजन में पिचक ना जाए। और जब वो वहाँ से वापस आए तब उन्हें एक हफ्ते के लिए डिकम्प्रेशन रूम में रहना होगा, वरना उनका शरीर बलून की तरह फट जाएगा। और जाने से पहले लिंसी उन्हें एचपीएनएस यानी हाई प्रेशर न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम के बारे में जानकारी देती है कि ये किस तरह से 20 लोगों में से एक को जरूर होता है, फिर चाहे उसका शरीर कितना भी फिट और तंदुरुस्त ही क्यों ना हो। इस बीमारी में इंसान के हाथ कांपने लगते हैं, वो अपने सोचने और समझने की शक्ति खो बैठता है। अब लिंसी का बिहेवियर थोड़ा टफ होता है, जिसकी वजह से सील टीम का कैप्टन कॉफी उसकी इंस्ट्रक्शन को अवॉइड कर देता है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि सील टीम के मेंबर्स लिंसी को कुछ खास पसंद नहीं करते हैं। अब अगले सीन में लिंसी की मुलाकात बर्ट से होती है। मूवी बैकग्राउंड की माने तो बर्ट और लिंसी की मुलाकात यहीं पर हुई थी, जब लिंसी इस मशीन को डिज़ाइन कर रही थी। और उसी दौरान ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और शादी भी कर ली। पर अब इन दोनों में दूरियां होती हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को डिवोर्स दे रहे हैं, क्योंकि लिंसी और बर्ट की आपस में नहीं पटती। इसलिए इन दोनों के इतने महीनों के बाद मुलाकात पे भी बहस हो जाती है, क्योंकि बर्ट अभी भी चाहता है कि वो डिवोर्स ना करे, क्योंकि वो अभी उसे पसंद करता है। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट होकर के सीधे डूबे सबमरीन की इन्वेस्टिगेशन की तरफ मुड़ जाती है। और फाइनली 4000 फीट की गहराई में डाइव करने के बाद उन्हें डूबी सबमरीन दिखाई देती है, और वो लोग अपने प्लेटफॉर्म को उसी के पास ही इस्टेब्लिश करते हैं। और अब इन्वेस्टिगेशन के इरादे से वो लोग सबमरीन के अंदर जाने का तय करते हैं।
और यहाँ पे उनकी टीम दो पार्ट में बंट जाती है। सील टीम न्यूक्लियर वेपन को रेस्क्यू करने के लिए निकलती है और डीप कोर की टीम बचे हुए लोगों की तलाश में निकल जाती है। और अब वो लोग सबमरीन के अंदर जाते हैं। सबमरीन को देख करके उन्हें साफ अंदाजा हो जाता है कि यहाँ पर कोई भी जिंदा बचा नहीं होगा। अब डीप कोर टीम के मेंबर्स विल्स और बर्ट की इतनी लाशें देखने के बाद विल्स की तबीयत खराब होने लगती है, इसीलिए खुद पीछे रह करके बर्ट को आगे बढ़ने की सलाह देता है। और जैसे ही बर्ट्स आगे निकल जाता है, अचानक से विल्स का पूरा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फेल हो जाता है और कुछ चमकदार ब्लू फ्लोइंग लिक्विड जैसी चीज ठीक उसके सबमरीन के नीचे से जाती हुई दिखाई देती है। अब विल्स डर के मारे वहां से भागने लगता है और अनजाने में अपना इक्विपमेंट डैमेज कर बैठता है, पर उसकी किस्मत अच्छी होती है क्योंकि सील टीम के मेंबर्स और बर्ड्स मिलकर के उसको रेस्क्यू कर लेते हैं। अब इतना कम नहीं था कि बाकी सभी लोगों के भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फेल होने लगते हैं और वही ब्लू फ्लोइंग लिक्विड जैसी चीज लिंसी के स्टेशन के पास ही मंडराता हुआ दिखाई देता है। और इससे पहले कि लिंसी उसे ध्यान से देखे, वो समुद्र के डीपेस्ट गहराई में गायब हो जाता है। लिंसी की बदकिस्मती ये होती है कि का पूरा पावर जाने की वजह से वो उस चीज़ की फ़ोटो नहीं ले पाती है और अब वहीं विल्स उस एक्सीडेंट के बाद कोमा में चला जाता है। कि तुरंत बाद लिंसी अपना थियरी सबके सामने रखती है और वो ये भी पता लगा लेती है कि विल्स भी शायद इसी वजह से कोमा में है। लेकिन बर्ट्स उसकी बातों पे यकीन नहीं करता है क्योंकि उसके हिसाब से उसे भी HPNS की बीमारी हो रही है। और वहीं दूसरी तरफ सील टीम का कहना होता है कि वो रसिया का टैंकर शिप हो सकता है क्योंकि रिपोर्ट के हिसाब से कुछ अटैक सबमरीन रडार पर डिटेक्ट हुए थे। और अब सील टीम का सीनियर उन्हें प्लान भी एग्जीक्यूट करने का आदेश देता है और अपने अगले आदेश का इंतजार करने की सलाह देते हैं। और वहीं टीवी पे न्यूज़ देखने के बाद डीप कोर टीम को भी शक हो जाता है कि ये सिर्फ एक रेस्क्यू मिशन नहीं है, क्योंकि न्यूज़ की माने तो यूएस ने रसिया के अटैकर शिप को थोड़ी ही देर पहले मार गिराया। और अब यूएस के ऐसा करने के बाद रसिया और यूएस में वॉर होने की टेंशन बढ़ने लगती है। अब इससे पहले कि लिंसी नेवी के सील टीम से सवाल करे, वो लोग बिना आदेश के ही कि मेन सबमरीन ले करके वहाँ से निकल जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ भयंकर तूफान ऊपर जहाज पर तबाही मचा रहा होता है। और अब इससे पहले कि तूफान की वजह से उनका प्लेटफॉर्म भी क्लिप के केबल की वजह से नीचे गिर जाए, उन्हें जहाज और प्लेटफॉर्म के बीच कनेक्टेड उस क्रेन के केबल को हटाना होगा। पर जिस दिन से ये हो सकता था वही सील टीम वहाँ से ले गई। अगले ही सीन में हमें सील टीम न्यूक्लियर वेपन के साथ कुछ करते हुए दिखाई देती है। दूसरी तरफ कॉफ़ी को पता चलता है कि उसे भी HPNS की बीमारी हो रही है। और वहीं दूसरी तरफ इससे पहले कि वो लोग क्रेन के केबल को हटाएं, तूफान की चपेट में आने की वजह से शिप बुरी तरह से टूट जाता है और उसका मलबा ठीक उस प्लेटफॉर्म के सामने आकर के गिरता है। और अब इस शिप का मलबा उस क्रेन के केबल से कनेक्टेड होता है, जिसकी वजह से तूफान की चपेट में आने की वजह से वो गिरने लगता है और साथ ही उसका प्लेटफॉर्म भी उसके साथ नीचे गिरने लगता है। एंड मौके में वो नोक पर आकर के रुक जाता है, की वजह से उनके प्लेटफॉर्म में कई जगह दरार पड़ जाती है और उनके कई मेन सिस्टम में पानी भर जाता है और कई लोगों की इसमें मौत हो जाती है। अब उनके पास केवल 12 घंटे का ही ऑक्सीजन लेवल बचा होता है और वहाँ पर तबाही मचने के बाद ऑक्सीजन सिलेंडर समुद्र के बाहर आ गए होते हैं, जिसे वापस लाने के लिए लिंसी डाइव करती है। जैसे ही वो उस ऑक्सीजन सिलेंडर को लेने के लिए मलबे की तरफ बढ़ती है, तभी अचानक से उसका भी पावर चला जाता है और वही ब्लू फ्लोइंग लिक्विड जैसी चीज उसके पीछे मंडराती हुई दिखाई देती है। वो उसे देख ही रही होती है कि तभी अचानक उससे भी बड़ा ब्लू फ्लोइंग लिक्विड जैसी कोई चीज उसके सामने आ जाती है। जांच के इरादे से लिंसी उस चीज को छूती है तो वो कुछ पानी जैसा या कुछ प्लास्टिक जैसी चीज नजर आती है और तभी फिर अचानक से उस चीज की स्पीड फिर से बढ़ जाती है और वो समुद्र की गहराइयों में कहीं गायब हो जाता है। की स्पीड देख करके साफ पता चलता है कि वो नेचर द्वारा बनाया गया कोई भी वस्तु नहीं है। क्यों उसके आसपास होने की वजह से सभी की पावर चली जाती है, इसका खुलासा हमें आगे होगा। अब उसके दूर जाने की वजह से जैसे ही लिंसी की पावर लौट आती है, वो एक हल्का फोटो कैप्चर कर पाती है और स्टेशन में वापस लौटने के बाद उसने जो कुछ भी महसूस किया वो सभी को बताती है। लिंसी का कहना होता है कि उसने जो कुछ भी महसूस किया वो नेचर द्वारा बना कोई भी चीज़ नहीं था, बल्कि वो हाईली एडवांस मशीनरी यान जैसा लग रहा था, जिसे वो UFO की तरह UTIS नाम देती है। पर उसकी इस बात पर कोई भी यकीन नहीं करता है। और वहीं दूसरी तरफ सील टीम और डीप कोर टीम में आपस में झड़प हो जाती है, क्योंकि उनके कारण वो लोग जल्दी ही ऑक्सीजन से मारे जाने वाले हैं।
वहीं सील टीम ने उनसे नहीं बताया कि उन्होंने लास्ट टाइम में अपने साथ एक न्यूक्लियर बॉम्ब लाया और वहीं पे दूसरी तरफ हिप्पी को उनके ऊपर शक हो जाता है, जिसकी जांच करने के बाद उन्हें उसके प्लान बी का पता चलता है। उनके हिसाब से अगर वो न्यूक्लियर बॉम्ब को अपने साथ रेस्क्यू करके नहीं ले जा पाते हैं तो वो इस बॉम्ब के जरिए पूरे न्यूक्लियर वेपन के साथ सभी को मारने वाले हैं कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब रशिया के हाथ कभी ना लगे और फिर इस बात की भी परवाह नहीं कि इसमें बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। और जब ये बात लिंसी और बर्ट को पता चलती है तो लिंसी सील टीम पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। अब डीप कोर टीम के मेंबर्स के झड़प के बाद सील टीम के मेंबर्स उन्हें खतरा मानने लगते हैं और उनके ऊपर HPNS का सिम्टम्स साफ नज़र आने लगता है। और अब काफ़ी झड़प के बाद जब उसी रात सभी आराम कर रहे होते हैं, कोई वाटर लिक्विड स्नेक जैसी चीज़ उनके शिप में आ जाती है, जिसे देख करके सभी हैरान हो जाते हैं कि उसके अंदर इंसान की नकल करने की शक्ति होती है। अब वो जैसे सूंघते हुए उसी जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे वो न्यूक्लियर वेपन रखा हुआ है और उनके न्यूक्लियर वेपन की जांच करने लगता है। अब इससे पहले कि आगे कुछ हो, HPNS के कारण कॉफ़ी उसे देख करके काफ़ी घबरा जाता है और उसे डरा करके वहाँ से भगा देता है। इसके बाद लिंसी यही थियरी निकालती है कि ये सब भी UTIS का किया धरा है, कि उसका कहना होता है कि वो लोग शायद पानी को कंट्रोल कर सकते हैं। बेवकूफ़ कॉफ़ी अब भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि ये सब कुछ रसिया का किया हुआ है। और अब कॉफ़ी खुद से फैसला लेने का तय करता है क्योंकि इनका कांटेक्ट नेवी जहाज़ से टूट चुका है और उनका कोई भी आदेश इन्हें नहीं मिल रहा है। और अब काफ़ी HPNS के पागलपन में न्यूक्लियर बॉम्ब को एक मिनी रोबोट के साथ कनेक्ट करके इसे वहीं जाने के लिए प्रोग्राम कर देता है जहां पर UTIS को आखिरी बार जाते हुए लिंसी ने देखा था। और वहीं दूसरी तरफ डीप कोर मेंबर्स को कॉफ़ी अपने गन पॉइंट पर उन्हें एक चैम्बर में लॉक कर देता है। कॉफ़ी के साथी उसे ऐसा करने से रोकते हैं। वो अब तक HPNS की वजह से पूरी तरह से पागल हो चुका होता है। UTIS किसी तरह से वहाँ से रिहा हो जाते हैं और तब तक कैफी बड़ी सबमरीन लेकर के वहाँ से भागने लगता है और तभी अचानक बर्ड उसके सबमरीन पर कूद जाता है और मिनी रोबोट को सबमरीन से अलग कर देता है। अभी कैफी बर्ड के ऊपर सबमरीन से हमला करता है और उसी समय लिंसी वहां आकर के उसके ऊपर हमला कर देती है। और अब उन दोनों में फाइट के दौरान मिनी रोबोट वहां से छूट जाता है और समुद्र की गहराई में चला जाता है। और अब फाइट के बाद उन दोनों की सबमरीन पूरी तरह से बिगड़ जाती है, जिसके बाद कैफी की सबमरीन समुद्र के भयंकर वजन में पिचक जाती है, जिसकी वजह से कैफी वहीं पे मारा जाता है। वहीं दूसरी तरफ बर्ट और लिंसी भी डूबने लगते हैं और उनके पास एक ही डाइविंग सूट होता है, जिसके लिए लिंसी बोलती है कि उसे डूबना होगा और बर्ट को उसे स्विंग करते हुए प्लेटफॉर्म तक ले जाना होगा और अगर उनकी किस्मत अच्छी रही तो वो ECG की मदद से उसे वापस जिंदा कर देंगे और बर्ट ऐसा ही करता है। और अब बर्ट के वापस प्लेटफॉर्म में आने के बाद वो लोग लिंसी के ऊपर ECG का इस्तेमाल करते हैं पर उसे होश नहीं आता है, जिसकी वजह से बर्ट अब पागल होने लगता है। पर उसके कई कोशिश के बाद अचानक से लिंसी में वापस जान आ जाती है। इसके बाद बर्ट राहत की सांस लेता है और अब उनके सामने एक बड़ी परेशानी, वो मिनी रोबोट 20,000 फुट की गहराई में गिरा होता है जो कुछ ही देर में फटने वाला होता है। और अब बर्ट्स एक काबिल स्विमर होने के नाते वो 20,000 फुट की गहराई में जाने का तय करता है। वो तुरंत ही सील के एडवांस सूट और ब्लू फ्लूइड लिक्विड के जरिए समुद्र में डीपेस्ट गहराई में जाने के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों, मूवी में दिखाया गया ये ब्लू लिक्विड एक रियलिटी है। इसका इस्तेमाल स्विमर्स डीप डाइव के लिए करते हैं, पर इसके लिए उन्हें भयंकर दर्द से गुजरना होता है। इसका इस्तेमाल कैसे होता है इसके बारे में मूवी में एक माउस पे एक्सपेरिमेंट करके दिखाया गया है, जो कि एक्सपेरिमेंट में बुरी दर्द झेलने के बाद सक्सेसफुली पानी में जिंदा रहता है। और अब फाइनली बर्ड्स 20,000 फुट की गहराई में पहुंच जाता है। इतनी गहराई में आज तक कोई भी रोबोट या इंसान नहीं आया और सरप्राइजिंग तरीके से जब वो नीचे जाने के लिए निकल रहा था तब उसके चेहरे पे डर साफो साफ पता चलता है, क्योंकि जैसे उसे लगता है कि वो शायद वापस नहीं आने वाला। और जैसे वो नीचे जाने लगता है उसके ऊपर समुद्र का ट्रोमेंडस प्रेशर हावी होने लगता है और उसे भयंकर ठंड महसूस होती है। और जैसे ही वो समुद्र के 12,000 फीट पे पहुंचता है उसका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पूरी तरह से शट डाउन हो जाता है और वो समुद्र में नीचे गिरने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ लिंसी, जो अब तक उससे बहुत ही कड़क पेश आ रही थी, उसकी हिम्मत बनाए रखने के लिए उससे अपने दिल की कुछ बातें शेयर करती है और वो कन्फेस करती है कि वो भी उसे पसंद करती है, पर वो नेचर में थोड़ी टफ है। और उसके ये सब कुछ कन्फेस करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है क्योंकि तब तक बहुत देर हो चुकी होती है।
क्योंकि तब तक बर्ड तेजी से गिरते हुए एक ठोस चट्टान से टकरा जाता है और नीचे गिरता चला जाता है और जैसे ही वो 20,000 फुट की गहराई में पहुंचता है, उसे भी वो ब्लू फ्लोइंग लाइट लिक्विड और तेज चमकती रोशनी दिखाई देती है, जिसे पहले लिंसी ने देखा था और उसे वहां पर वही न्यूक्लियर बॉम्ब मिलता है जिसे वो इंस्ट्रक्शन के मुताबिक सक्सेसफुली डीएक्टिवेट कर देता है और बॉम्ब के डीएक्टिवेट होने की खबर वो मैसेज द्वारा अपने दोस्तों को पहुंचाता है और वो कन्फेस करता है कि उसके पास ब्लू लिक्विड केवल वन वे जर्नी के लिए ही था और वो वापस नहीं लौट सकता है। और उसके ये कन्फेस करने के बाद वो मरने का इंतजार कर ही रहा होता है कि तभी अचानक उसके सामने वही तेज चमकती रोशनी दिखाई देती और यहाँ पे मूवी का फाइनल प्लॉट रिवील होता है। दरअसल हमने जो कुछ भी अब तक देखा वो एलियंस हैं जो कि जेलीफिश जैसे दिखाई देते हैं और वो कई हजार साल से यहाँ पर समुद्र की गहराई में रह रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ ये इंसानों से इनकी पहली मुलाकात है, इससे पहले ये लोग इंसान से कभी नहीं मिले। और अब तक लिंसी ने जो कुछ भी ब्लू फ्लोराइन लिक्विड की तरह जो कुछ भी देखा वो केवल इनकी मशीनें थीं जो कि सबमरीन में रखे न्यूक्लियर बॉम्ब को एग्जामिन करने के लिए भेजी गई थीं और फिल्म की शुरुआत में जो भी चीज़ सबमरीन से टकराई वो इनकी मशीनें ही थीं और इनकी मशीनें कुछ टाइप ऑफ रेडिएशन प्रोड्यूस करती हैं, इसीलिए इंसानों की सबमरीन के आसपास होने के कारण जब भी इनकी मशीनें सबमरीन के पास से गुजरती थी उनका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस शट डाउन हो जाता था। और अब वो एलियन बर्ड का हाथ पकड़ करके उसे अपने गैलेक्सी में ले आता है और वहाँ पे वो देखता है कि उनकी पूरी दुनिया बसी होती है। और वहाँ पहुँचने के बाद वो जैसे ही ब्लू लिक्विड के ख़त्म होने के बाद मरने ही वाला होता है, उसके आसपास से पानी हट जाता है ताकि वो सांस ले सके। यानी यहाँ पे लिंसी की थ्योरी बिल्कुल सही थी कि यूटीआईएस पानी को कंट्रोल कर सकते हैं। और अब बर्ड्स के सामने कुछ एलियंस होते हैं, ऐसा लगता है वो एलियंस के लीडर्स हैं। बर्ड्स उन्हें देख करके उनसे सवाल करता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, जिसके तुरंत बाद एलियंस उसे कुछ टीवी क्लिप्स दिखाते हैं। इसमें दिखाया जाता है कि किस तरह से यूएस और रसिया में अब वॉर की तैयारी हो रही है और वहीं दूसरी तरफ समुद्र में आया भयंकर तूफान तेजी से शहर की तरफ बढ़ रहा है। जिसके बाद बर्ड को सब कुछ समझ में आता है कि अचानक से बिना वार्निंग के जो तूफान आया वो इन्हीं यूटीआईएस का किया धरा था, जो कि अपने किसी टेक्नोलॉजी की मदद से पानी को कंट्रोल कर सकते हैं। और अब तेजी से बढ़ रही सुनामी की बड़ी बड़ी लहरें शहरों की तरफ आ रही होती हैं। ये सब कुछ देखने के बाद बर्ड उनसे सवाल करता है कि तुम सब ऐसा क्यों कर रहे हो, जिसके तुरंत बाद उसके सामने कुछ वर्ल्ड वॉर की क्लिप चलती है जिसके जरिए एलियंस उसे ये बताना चाहते हैं कि इंसान किस तरह से पृथ्वी को बर्बाद कर रहा है और उसे अपनी ही प्रजाति की कोई कदर नहीं है। आप शब्दों में कहे तो एलियन का ये सोचना होता है कि इंसान पृथ्वी पर रहने लायक नहीं है, इसीलिए उन्होंने पूरी पृथ्वी पर प्रलय रिलीज कर दिया। अब समुद्र का प्रलय तेजी से शहर की तरफ बढ़ रहा होता है पर अचानक अपना डायरेक्शन चेंज करके वापस लौट जाता है। ये देख करके बर्ड को कुछ भी समझ में नहीं आता है और तभी एलियंस बर्ड और लिंसी के बीच में हुए कन्वर्जेशन को दिखाते हैं, जिसमें उन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी उन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब को डिफ्यूज़ किया। और लिंसी और बर्ड का प्यार देखने के बाद उन्हें पता चलता है कि अब भी कुछ लोगों में इंसानियत बची है, जिसे देखने के बाद एलियंस के मन में इंसानों के प्रति थोड़ी सिंपैथी आ जाती है। और ये कन्वर्जेशन यहीं पर उनके ग्रिड के साथ यहीं पे ख़त्म हो जाती है और ये सीन यहीं पे कट हो करके सीधे समुद्र के ऊपरी सतह के ऊपर मुड़ जाती है और वहाँ पे मौसम ऐसे बदल जाता है जैसे कि पहले कुछ हुआ ही ना हो। वहीं जहाज़ के क्रू मेंबर्स लिंसी को कांटेक्ट करने में सफल हो जाते हैं। अभी अचानक उन्हें बर्ड का मैसेज मिलता है कि वो जिंदा है और बिल्कुल ठीक है और वो यूटीआईएस के कहने पर एक मैसेज और पास आउट करता है कि वो नहीं चाहते कि इंसान में वॉर हो, वरना उन्हें मजबूरी में खुद अपना कदम उठाना पड़ेगा। और यूटीआईएस लिंसी और उसके पूरे टीम को सीट बेल्ट बांधने के लिए कहते हैं, क्योंकि देखते ही देखते यूटीआईएस अपने मदरशिप को उनकी सबमरीन के साथ उन्हें उठा करके सीधे सतह पर ले आते हैं। उनकी शिप देखने में इतनी मैसिव और विशाल होती है कि उनके सामने हमारे सारे हथियार और सबमरीन एक बच्चे के खिलौने की तरह दिखाई देते हैं। फाइनली बर्ड और लिंसी का मिलन होता है और इनके इस हैप्पी एंडिंग के साथ ही ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। दोस्तों, मूवी की एंडिंग के साथ ही कुछ बातें क्लियर नहीं हो पाती, जैसे कि क्योंकि समुद्र की गहराई में जाने से पहले उन सभी के बॉडी प्रेशर को कंप्रेस किया गया था और वापस आने पर उन्हें डीकम्प्रेशन रूम में रहना होता, पर वो लोग बिना डीकम्प्रेशन रूम के ही
समुद्र से बाहर कैसे रह पाते हैं और उनका शरीर बलून की तरह क्यों नहीं फटता है। दरअसल हम यहाँ पे एक ही थियरी निकाल सकते हैं कि यूटीआईएस ने किसी इनविजिबल शक्ति से उनके शरीर को डिकम्प्रेस कर दिया, इसीलिए उनका शरीर बलून की तरह नहीं फटा। दोस्तों ये मूवी काफ़ी बेहतरीन है। इस मूवी को देखने पर आपको कहीं भी ये महसूस नहीं होगा कि इस मूवी की पूरी शूटिंग सेट पर की गई थी। और दोस्तों इस मूवी को इतना सीरियस लिया गया था कि सभी को अपना इंश्योरेंस और डाइविंग सर्टिफिकेशन कराना पड़ा था। दोस्तों ये जेम्स कैमरॉन की बेस्ट मूवीज़ में से एक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।